नमस्कार मेरे नौजवान साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे तथा लगातार सीख रहे होंगे। मैं प्रेम, असिस्टेंट प्रोफेसर पीएसएमपीजी कॉलेज ज्योग्राफी डिपार्टमेंट कन्नौज, आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद प्रेम में। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक नए टॉपिक की शुरुआत की थी जिसका नाम था मानव अधिवास। इसके बारे में हमने देखा था कि मानव अधिवास क्या होता है। ठीक है, इसके साथ हमने देखा था कि मानव अधिवास के निर्माण के उद्देश्य क्या थे या उपयोगिता क्या थी। इसके बाद हमने मानव अधिवास के प्रकार पर चर्चा की थी जिसमें हमने स्थायित्व के आधार पर दो भागों में, ठीक है, और आपका प्राकृतिक दशाओं और आधारभूत कार्यों के आधार पर दो भागों में बांटा था। और साथ ही साथ हमने अवस्थिति, आकार की, कार्य और वितरण प्रतिरूपों के आधार पर उपवर्गों में भी विभाजित किया था। और मकानों की संख्या व उनके बीच की दूरी के आधार पर मानव अधिवासों को 4 प्रकारों में वर्गीकृत करके देखा था। ठीक है, इसके बाद हम आज बात करते हैं आपसे, ये मानव अधिवास का पार्ट 2 है। और आज हम शुरुआत करते हैं कि जो आपका ग्रामीण अधिवास होता है उसके प्रतिरूप क्या होते हैं, या आप कह सकते हो कि मानव अधिवास के प्रतिरूप क्या होते हैं। ठीक है, तो इसे हम आज देखते हैं। पहले तो दोस्तों ये समझ लेते हैं कि प्रतिरूप आपका क्या होता है। ठीक है, तो अधिवास के बसाव की जो आकृति होती है, आकृति के आधार पर किए गए विभाजन को अधिवास का प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, इसे आप समझ सकते हैं कि एक अधिवास का ज्यामितीय रूप क्या बन रहा है। ज्यामितीय रूप क्या बन रहा है उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरूप कहते हैं। अर्थात अधिवास किस आकृति में दिखाई देता है, यानी कि कोई भी जो अधिवास है वो किस आकृति का दिखाई देता है, वही हमारा क्या कहलाता है, अधिवास प्रतिरूप कहलाता है। तो दोस्तों, अधिवास के जो प्रतिरूप को सामान्यतः प्राकृतिक, सामाजिक, परिवहन मार्ग और धार्मिक स्थल आदि प्रभावित करते हैं। यानी कि कोई भी अधिवास की आकृति क्या होगी, वह आपका प्राकृतिक हो सकता है कारक, सामाजिक कारक हो सकते हैं, परिवहन मार्ग हो सकते हैं और धार्मिक स्थल हो सकते हैं। ये सभी मिलकर के प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, जो ग्रामीण अधिवास हैं उनके प्रमुख प्रतिरूप निम्न हैं। या आप कैसे कह सकते हो कि जो मानव अधिवास हैं उनके निम्न प्रतिरूप पाए जाते हैं। पहला आपका रेखीय प्रतिरूप यानी लीनियर पैटर्न, तीरनुमा प्रतिरूप यानी एरो शेप पैटर्न, त्रिभुजाकार प्रतिरूप यानी ट्रायंगुलर पैटर्न। ठीक है, चौथा नंबर है आपका आयताकार प्रतिरूप यानी रेक्टेंगुलर पैटर्न, अरीय प्रतिरूप यानी रेडियल पैटर्न, वृत्ताकार प्रतिरूप यानी सर्कुलर पैटर्न, तारा प्रतिरूप यानी स्टार पैटर्न, पंखा प्रतिरूप यानी कि फैन पैटर्न, और अनियमित प्रतिरूप यानी कि जिसका कोई प्रतिरूप नहीं होता उसे हम इरेगुलर पैटर्न कहते हैं, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप यानी टेरेस पैटर्न, और मधुछत्ता प्रतिरूप यानी हनी बंच पैटर्न। ठीक है, ये प्रमुख प्रकार हैं, ये प्रतिरूप हैं प्रमुख अधिवासों के। तो चलिए अब हम इन पे एक एक पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला है आपका रेखीय प्रतिरूप यानी लीनियर पैटर्न। दोस्तों, जब अधिवास का निर्माण सड़क मार्ग, रेल मार्ग, नदी घाटी या सागर के तट के सहारे एक पंक्ति के रूप में होता है। ठीक है, किनके सड़क मार्ग हो सकता है, रेल मार्ग हो सकता है, नदी घाटी हो सकती है या सागर तट हो सकता है, के सहारे जब एक पंक्ति के रूप में होता है तो ऐसे प्रतिरूप को हम रेखा के रूप में दिखाई देते हैं। यानी ये प्रतिरूप रेखा के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें ऐसे प्रतिरूपों को रेखीय प्रतिरूप कहते हैं। इन्हें दोस्तों डोरी प्रतिरूप या रिबन प्रतिरूप के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, क्योंकि डोरी भी आपकी कैसी होती है, एक रेखा की तरह ही होती है, और रिबन भी आपका एक रेखा के तरीके ही होता है। दोस्तों, जो इस प्रकार के प्रतिरूप हैं गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्र एवं मध्य हिमालय क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जयपुर जिले का बरवाड़ा गांव रेखीय प्रतिरूप का प्रमुख उदाहरण है। इस चित्र में दोस्तों आपको रेखीय प्रतिरूप दिखाई दे रहा है। इसे आप समझ सकते हैं
कि ये आपकी एक सड़क जा रही है, ठीक है, एक सड़क आपकी ये जा रही है, तो इस सड़क के किनारे किनारे आपके घर बने हुए हैं, इस सड़क के किनारे किनारे भी बने हुए हैं, इस सड़क के किनारे भी बने हुए हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक रेखा के तरीके दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं, ये रेखा के तरीके दिखाई दे रहा है, इसलिए इसे रेखीय प्रतिरूप के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रतिरूप है जिसका नाम है तीरनुमा प्रतिरूप। तीरनुमा प्रतिरूप, जब अधिवासों का निर्माण किसी अंतरीप के शीर्ष पर या दो मार्गों के मिलन स्थल पर या किसी नदी विसर्प के सहारे होता है तो ऐसे प्रतिरूप को तीरनुमा दिखाई देते हैं, इसीलिए इन्हें ऐसे प्रतिरूपों को तीर प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप कन्याकुमारी व चिल्का झील उड़ीसा के तट पर दिखाई देते हैं, ठीक है दोस्तों। ये चित्र से आपको समझ में आएगा, ये है आपका तीरनुमा प्रतिरूप, ठीक है। ये मान लीजिए आपका कन्याकुमारी है, इसके शीर्ष पर बसा हुआ प्रतिरूप है, ठीक है। तो इसका आकार आपको एक तीर के समान दिखाई दे रहा है। इसे आप दो मार्ग भी मान सकते हैं। इन दोनों के मिलन स्थल पर जो आपका प्रतिरूप बनता है वो आपका कैसा होता है, तीरनुमा प्रतिरूप होता है। इसके बाद है आपका त्रिभुजाकार प्रतिरूप यानी ट्रायंगुलर पैटर्न। जब अधिवासों का निर्माण दो नदियों, नहरों या सड़क मार्गों के मिलन स्थल के एक ही ओर होता है, ये आपको याद रखना है कि दो नदियां जहाँ पे मिल रही हैं या नहरें जहाँ पे मिल रही हैं या सड़क मार्गों का मिलन होता है तो ये एक ही ओर बनते हैं, तो ऐसे प्रतिरूप क्या कहलाते हैं, त्रिभुजाकार प्रतिरूप कहलाते हैं, ठीक है। इस प्रकार के जो प्रतिरूप हैं दोस्तों वो पंजाब और हरियाणा में ज़्यादा दिखाई देते हैं। अब आप इस चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये तीरनुमा प्रतिरूप से अलग है थोड़ा, तो ये भी आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका जो आकार है दोस्तों, आकृति है, वो एक ट्रायंगुलर शेप में है, यानी कि ये अगर आप इसे बंद कर दोगे यहाँ से तो ये आपका एक ट्रायंगल बन जाएगा यानी त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप समझ सकते हैं। इन दो रेखाओं को दोस्तों आप नदी मान सकते हैं कि ये गंगा नदी है और ये यमुना नदी है। इन दोनों नदियों के मिलन स्थल पर जो निर्माण हो रहा है आपका प्रतिरूप वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप है। इसके बाद अगला पैटर्न है दोस्तों रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार प्रतिरूप। जब अधिवास का निर्माण दो रास्तों के मिलन स्थल के चारों ओर आयताकार रूप में होता है तो ऐसे प्रतिरूप को आयताकार प्रतिरूप कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक रास्ता आपका ये जा रहा है, दूसरा रास्ता आपका ये जा रहा है, तो इन रास्तों के मिलन स्थल के चारों ओर निर्माण होगा, ठीक है, ऐसे निर्माण होगा तो ये आपका आयताकार प्रतिरूप बनेगा। इन्हें हम चौक पट्टी प्रतिरूप भी कहते हैं, ठीक है। और इनका निर्माण जो होता है वो समतल मैदानी भाग में दिखाई देता है आपको। इस चित्र में आप देख सकते हैं आराम से कि जो आपका आयताकार प्रतिरूप है वो कैसा होता है। ये आपकी एक सड़क जा रही है, ये भी एक सड़क है, ये भी एक सड़क है और ये भी एक सड़क है आपकी। इनके किनारे किनारे, इनके चारों ओर जो आपका प्रतिरूप बन रहा है वो आपका आयताकार प्रतिरूप ही बनता है। इसे आप देख सकते हैं, ऐसे अगर हम मिला देंगे इसे तो ये आपका एक आयत बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद है अरीय प्रतिरूप यानी कि रेडियल पैटर्न। इसे भी हम देख लेते हैं कि क्या होता है। जब अधिवास का निर्माण एक केंद्र पर मिलने वाले विभिन्न रास्तों के दोनों तरफ होता है, ये आपको समझना पड़ेगा कि एक केंद्र है, मान लीजिए एक केंद्र है, यहाँ पर विभिन्न सारे रास्ते आकर के मिलते हैं आपके, तो इनके चारों तरफ यानी कि इन रास्तों के दोनों तरफ जब दोनों तरफ होता है तो इस प्रकार के प्रतिरूप को अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप सामान्यतः ऊपरी गंगा मैदान और तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि एक आपका ये केंद्र है, इस पर ये रास्ता भी आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है आपका, सॉरी दोस्तों, इसमें आप देख सकते हैं कि ये आपका केंद्र है, यहाँ से भी रास्ता आ रहा है, ये भी रास्ता है, ये भी रास्ता है आपका, ये भी रास्ता आकर के मिलता है, यहाँ से भी मिलता है और यहाँ से भी मिलता है। तो इन सभी सड़क मार्गों के किनारे किनारे जो आपके अधिवास बनते हैं, ठीक है,
तो उससे जिस आकृति का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अरीय त्रिज्या प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद है आपका वृत्ताकार प्रतिरूप। आपको पता है दोस्तों वृत्त आपका कैसा होता है, ये आपका वृत्त है। तो जो अधिवासों से निकलने वाला प्रतिरूप होगा वो किसी इसी प्रकार का होगा। तो जब अधिवासों का निर्माण किसी तालाब या किले के चारों ओर होता है, ठीक है, तालाब या किले के चारों ओर वृत्ताकार रूप में होता है तो ऐसे प्रतिरूप को वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। इस प्रकार के प्रतिरूप सामान्यतः दक्षिणी भारत में देखने को अधिक मिलते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत में तालाबों की संख्या बहुत ज़्यादा है आपकी, ठीक है। तो उन्हीं तालाबों के किनारे किनारे आपका इस प्रकार के प्रतिरूप देखने को मिलते हैं। मान लीजिए दोस्तों ये कोई एक आपका तालाब है, ठीक है। अब तालाब के किनारे किनारे जब घर बन जाते हैं तो उससे एक आपकी आकृति निकल के आती है जो लगभग वृत्ताकार होती है, इसीलिए इसे वृत्ताकार प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद आपका अगला प्रतिरूप है तारानुमा प्रतिरूप यानी स्टार शेप पैटर्न। जब अधिवास का निर्माण तारे की आकृति में होता है, आपका तारा दोस्तों कैसा होता है, कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब अधिवास का निर्माण तारे की आकृति में होता है तो ऐसे प्रतिरूप को तारा प्रतिरूप कहते हैं और यह अरीय प्रतिरूप का ही विकसित रूप होता है, ठीक है। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि जो अरीय प्रतिरूप होता है उसमें एक केंद्र होता है और चारों ओर से रास्ते आकर के मिलते हैं इस तरह, और इन रास्तों के किनारे किनारे जो निर्माण होता है अधिवास का उसे हम अरीय प्रतिरूप कहते हैं। लेकिन जो आपका तारानुमा प्रतिरूप होता है इसमें क्या होता है कि एक केंद्र होता है और एक केंद्र से विभिन्न भागों में रास्ते निकलते हैं, यानी निकल के बाहर की ओर जाते हैं। जबकि अरीय प्रतिरूप में क्या हो रहा था, एक केंद्र पर आकर के मिल रहे थे, लेकिन इसमें बाहर की ओर निकल कर जा रहे हैं, ठीक है। तो जब इन रास्तों के सहारे किसी प्रतिरूप का निर्माण होता है उसे हम तारा प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसका चित्र बनाएंगे तो वो कुछ इस प्रकार तारानुमा ही आपका बनेगा, ठीक है। तो इसे इसलिए हम इसे तारा प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद है आपका पंखा प्रतिरूप। जब अधिवास का निर्माण किसी गांव के केंद्रीय स्थल के चारों ओर अर्धवृत्ताकार आकृति में होता है, ठीक है, और इसके बाद बस्ती का जो विकास है वो सड़क मार्ग के सहारे रेखीय रूप में होता है, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को पंखाकार प्रतिरूप कहते हैं। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं दोस्तों कि मान लीजिए एक आपका ये मंदिर है, ठीक है, तो मंदिर के किनारे किनारे आपके घर बन जाते हैं जो अर्धवृत्ताकार रूप में होते हैं, ठीक है, और इसी के बगल से एक सड़क जा रही है। अब इन सड़क के किनारे किनारे भी आपके रास्तों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इससे जो आपका प्रतिरूप दिखाई देगा वो पंखे की नुमा दिखाई देगा, ठीक है। तो इसीलिए इसे पंखाकार प्रतिरूप कहते हैं। इसके बाद है अनियमित प्रतिरूप यानी इरेगुलर पैटर्न। जब अधिवास का निर्माण बिना किसी योजना के अनियमित रूप से यानी कि अनियमित रूप से आकृति विहीन होता है, यानी कि कोई योजना नहीं होती बनाने की और कोई भी घर कहीं भी बना लेता है, तो इससे अनियमित रूप से आकृति विहीन होता है, तो ऐसे प्रतिरूप को अनियमित प्रतिरूप कहते हैं। इसे अनाकार प्रतिरूप भी कहते हैं क्योंकि आकार ही नहीं कोई उसका, ठीक है। तो राजस्थान का जो बारा है, बारा जिले का लिसाड़ी गांव इसी प्रतिरूप का अच्छा उदाहरण है। इसके बाद है दोस्तों सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी आपने देखी होगी, कुछ इस प्रकार से बनी होती है आपकी सीढ़ी, ठीक है। तो इन अधिवासों का निर्माण भी कुछ इसी प्रकार होगा। जब अधिवास का निर्माण पर्वतीय ढालों पर सीढ़ी नुमा रूप में होता है तो ऐसे प्रतिरूप को सीढ़ी नुमा प्रतिरूप कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के प्रतिरूप हिमालय पर्वतमाला, रॉकीज पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला के ढालों पर दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ पर बता दें दोस्तों हम, हिमालय आपका एशिया में है, रॉकीज आपका यूएसए यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, एंडीज आपका साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका में है, आल्प्स आपका यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो इन पहाड़ी ढालों पर, अब मान लीजिए ये पहाड़ आपका एक ऐसा पहाड़ है, ठीक है, तो इस पहाड़ की ढाल है, ये आपकी ढाल है,
तो इनके सहारे जो बनेंगे आपके प्रतिरूप वो कुछ सीढ़ीनुमा आकार के होंगे, इसीलिए इन्हें सीढ़ीनुमा प्रतिरूप कहते हैं। इस चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कुछ सीढ़ीनुमा प्रतिरूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इस चित्र में भी आप देख सकते हैं कि ये आपका एक पर्वत है और इसी के किनारे किनारे ये सीढ़ीनुमा ढाल में आपको जो प्रतिरूप बना हुआ दिखाई दे रहा है वही आपका क्या है, सीढ़ीनुमा प्रतिरूप है। इसके बाद है मधुछत्ता प्रतिरूप। ठीक है, मधुछत्ता आपने देखा होगा, एक डाली होती है उस पर एक छत्ता जमा होता है ऐसे। ठीक है, तो इस प्रतिरूप में कुछ इसी प्रकार का आपको दिखाई देगा। जब जनजातियों द्वारा गुंबदनुमा झोपड़ियों का निर्माण पास पास किया जाता है। ठीक है, किनके द्वारा, जनजातियों के द्वारा किस प्रकार की झोपड़ी, गुंबदनुमा झोपड़ी का निर्माण पास पास किया जाता है, तो ये मधुमक्खी के छत्ते के जैसे रूप में दिखाई देता है। तो ऐसे प्रतिरूप को मधुमक्खी छत्ता प्रतिरूप कहते हैं। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में मछुआरों द्वारा और दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति के द्वारा बनाए जाने वाले अधिवास जो होते हैं वो कुछ इसी प्रकार के होते हैं, मधुछत्ता प्रतिरूप जैसे। ठीक है, यानी ये झोपड़ियाँ बनाई गई हैं गुंबदनुमा आकृति में, जो आपको मधु के छत्ते की तरह दिखाई दे रही होंगी। मधुमक्खियों का छत्ता भी कुछ इसी प्रकार का होता है। ठीक है, तो दोस्तों ये तो बात हो गई ग्रामीण अधिवास या मानव अधिवास के प्रतिरूपों की। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ग्रामीण अधिवास होता है उसकी कुछ समस्याएं होती हैं। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं यानी कि गांव में रहते हैं वह इन समस्याओं को तुरंत पकड़ ले जाएंगे। ठीक है, कि गांव में कौन कौन सी समस्याएं आपको दिखाई देती हैं। तो कुछ निम्न समस्याएं इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो दोस्तों है आगमन के साधनों का अभाव। ठीक है, यानी कि गांव में दोस्तों जो अभी भी सड़कें हैं वो कहीं ना कहीं कच्ची सड़कें हैं, और अगर पक्की सड़कें बना दी भी गई हैं तो उनकी देख रेख नहीं हो पाती और उनमें बहुत बड़े बड़े गड्ढे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसके साथ ही साथ वहाँ पर बस ट्रक जैसी सुविधा नहीं होती। ठीक है, तो यानी कि आवागमन के साधनों का अभाव पाया जाता है। इसके साथ ही दोस्तों वहाँ पर स्वच्छ पेयजल का भी अभाव पाया जाता है। ठीक है, स्वच्छ पेयजल कहने का मतलब दोस्तों ये है कि वहाँ का जो जल होता है वो आपका औरों का पानी नहीं होता या मिनरल वाटर्स नहीं होते आपके। ठीक है, और अब जो वहाँ के तालाब हैं वो भी कहीं ना कहीं गंदे होते जा रहे हैं, तो वहाँ पर स्वच्छ पेयजल का अभाव पाया जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव। ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं कहने का मतलब है कि गांव क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी होती है, अभी भी कोई अस्पताल अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो इन लोगों को अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई इलाज कराना है तो इन्हें दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों विद्युत आपूर्ति का अभाव। दोस्तों हमारे देश की सरकारें इस मामले में बहुत प्रयास कर रही हैं कि प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचे। ठीक है, लेकिन अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली की आपूर्ति नहीं हो पा रही। अगर बिजली पहुंचती भी है तो 4 से 6 घंटे के लिए ही बिजली जाती है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं विद्युत आपूर्ति का अभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों जो गांव हैं वहाँ पर रोज़गार के अवसरों का भी अभाव होता है। आपको पता है कि जो गांव के लोग होते हैं वो प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं के माध्यम से अपना जीवन यापन करते हैं, जैसे कि फसलें उगाते हैं, खेती करते हैं, खनन क्रिया में लगे होते हैं, मछली पालन करते हैं, मत्स्य पालन करते हैं, मधुमक्खी पालन करते हैं, मुर्गी पालन करते हैं, भैंस गाय बकरी पालन करके अपने जीविकोपार्जन करते हैं। तो यहाँ पर रोज़गार के अवसरों का अभाव है, यानी कि यहाँ पर उद्योग धंधे बड़े बड़े नहीं आपको दिखाई देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर सूचना तकनीकी एवं दूरभाष सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि ग्रामीण क्षेत्र से अगर कोई सूचना हमें दूर स्थित क्षेत्रों में पहुंचानी है तो कहीं ना कहीं आज भी कमी है। लेकिन ये दोस्तों समस्या काफ़ी हद तक हल हो चुकी है, क्योंकि अब प्रत्येक व्यक्ति के पास स्मार्टफोन उपलब्ध है। ठीक है, तो इसके माध्यम से वह संदेशों को दूसरी जगह आसानी से पहुंचा सकता है। लेकिन जो
दोस्तों अभी भी टावरों की सुविधा, नेटवर्क की सुविधा अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में कम है। इसके बाद है उच्च एवं तकनीकी शिक्षा संस्थानों का अभाव। ठीक है, कहने का मतलब दोस्तों ये है कि गांव के लोग हैं जो अभी भी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा कहने का मतलब है कि जैसे कि बीए करना है, एमए करना है, या कोई डॉक्टर की डिग्री करनी है, इंजीनियरिंग की डिग्री करनी है, तो उन सब के लिए गांव में अभी भी कोई उच्च शिक्षण संस्थान उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र में उच्च शिक्षा का अभाव पाया जाता है। साथ ही साथ वहाँ पर तकनीकी शिक्षा संस्थान भी नहीं है, जिसके कारण बच्चों को जैसे कि आईआईटी करनी है, ठीक है, आईआईटी करनी है या आईटीआई करनी है, इसके लिए दूर के क्षेत्रों में जाना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक हम बात करते हैं। यह मानव अधिवास का पार्ट 2 है। ठीक है, आज हमने आपसे बात की कि मानव अधिवास के प्रतिरूप कौन कौन से हैं, जिसमें हमने प्रमुख प्रतिरूपों पर चर्चा की, जैसे कि आपकी रेखीय प्रतिरूप, तीरनुमा प्रतिरूप, त्रिभुजाकार प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप, इन सब पर हमने चर्चा की। और साथ ही साथ हमने आपसे ग्रामीण अधिवासों की या ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं पर भी हमने आपसे चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, जो पिछले यानी कि पार्ट 1 का जो पीडीएफ है और पार्ट 2 का जो पीडीएफ है, वो दोस्तों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा, जहां से डाउनलोड करके आराम से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक जिसका नाम होगा नगरीय अधिवास। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगातार सीखते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।